हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे सेट नंबर 28। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है टेक्निकल का। उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां 3 फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति का समानांतर जोड़ा जाता है। दोस्तों थ्री फेज अल्टरनेटर द्वारा जहां विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है उस स्थान को जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं। जनरेटिंग स्टेशन कहा जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है और न्यूट्रॉन को धीमा करने हेतु भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। भारी जल D2O या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एक 1000 वाट हीटर को 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है। हीटर में प्रवाहित धारा पूछ रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 1000 वाट आपको दिया है, P बराबर दिया है 1000 वाट, 1000 वाट और वाट होगा वाट, और V बराबर दिया है आपका 240। आपसे I पूछ रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि P बराबर फॉर्मूला होता है VI। तो क्या I बराबर क्या होगा दोस्तों? तो P बटा क्या होगा V। यहाँ से भागा दीजिएगा तो 4.116 आएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डॉट डॉट होती है। चालक कुंडली में डॉट डॉट होती है। तो देखिए दोस्तों विभक्त कला मोटर के चालक कुंडली में उच्च एल का मतलब होता है प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है। निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च प्रेरकत्व और निम्न प्रतिरोध होता है। बहुफेजी इंडक्शन मोटर प्राय प्रयुक्त होती है। तो बहुफेजी मोटर प्राय स्वचालित होती है क्योंकि जैसे ही इसके 3 फेजिया स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज AC सप्लाई की दी जाती है तो स्वचालित हो जाती है। क्या होती है? स्वचालित। तो बहुफेजी इंडक्शन मोटर प्राय क्या होती है? स्वचालित होती है। एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पर चलाई जाती है। इसका क्या परिणाम होगा? दोस्तों मोटर खराब हो जाएगी। एक पंप 3 फेज प्रेरण मोटर प्रेषित वोल्टता के आधे मान पे चलाई जाती है तो मोटर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 7। डुप्लेक्स वेव बाउंड 6 पोल दिष्ट धारा मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखने की बात है 4 होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और आवृत्ति के बीच क्या संबंध है दोस्तों? तो एक्सेल बराबर होता है 2πfl। 2πfl। एक्सेल क्या है? तो प्रतिघात है और एफ क्या है? आवृत्ति है। एल क्या है? तो एल प्रेरकत्व होता है दोस्त। इंडिकेटर लैंप के पास क्या होता है दोस्तों? तो इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होता है। इंडिकेटर लैंप के पास फेज और न्यूट्रल कनेक्शन होता है। परिणामित, परिणामित को देखिए ट्रांसफर का हिंदी होता है परिणामित। ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां होती है जो विद्युत रूप से विभक्त होती है और चुंबकीय रूप से संबंध होती है। किसी SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज कितना होता है दोस्तों?
तो ये होता है 36 केवी से 760 केवी तक। ग्रीन नोब एमसीवी का डॉट डॉट ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ग्रीन नोब एमसीवी का डॉट डॉट ढंग से प्रयोग किया जाता है, मतलब लाइटिंग सर्किट ढंग से प्रयोग किया जाता है। लाइटिंग सर्किट ढंग से प्रयोग किया जाता है। साधारणतः तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो विद्युत धारा जनित ऊष्मा। साधारण तापन साधनों में प्रयुक्त विद्युत केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण विद्युत धारा जनित ऊष्मा है। केबलों में धारा प्रवाह के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा में प्रसारित हो जाती है, जिससे आई स्क्वायर आर के द्वारा ऊर्जा ऊष्मा के कारण केबल को गर्म कर देती है। अतः ऐसी व्यवस्था हो जाना चाहिए जिससे हानि कम हो सके तथा संवहन उचित व्यवस्था हो। तो विद्युत धारा जनित ऊष्मा। कांगिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो इंचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंचिंग कहा जाता है। मोटर का रिपीटेड स्टार्टिंग तथा स्टॉपिंग एक नियत समय अंतराल में होने को जॉगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इचिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इचिंग। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? तो जॉगिंग भी मिलेगा। इसे इचिंग भी कहा जाता है। इस दौरान अत्यंत उच्च मात्रा में ऊष्मा निर्गत होती है, जिससे लेमिनेशन के नुकसान का खतरा बना होता है और सप्लाई वोल्टेज को नियंत्रित कर इस परेशानी से बचा जा सकता है। वह आंकड़ा जो एक डीसी स्टेटर के कुंडलन या पुनः कुंडलन के पहले ज्ञात होना चाहिए, तो उसका राइट आंसर होगा ध्रुवों की संख्या और कला संयोजन। एसी मोटर के स्टेटर पे बाइंडिंग अथवा रिवाइंडिंग करने से पहले पोल्स की संख्या तथा फेज कनेक्शन को जानना आवश्यक होता है। एसी मोटर के स्टेटर व बाइंडिंग अथवा रिवाइंडिंग करने से पहले पोल्स की संख्या तथा फेज कनेक्शन को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें प्रति पोल टर्न की संख्या तथा सेकेंडरी और वितरित बाइंडिंग को निर्धारित किया जा सके। तो ध्रुवों की संख्या और कला संयोजन होगा। 10 किलोमीटर लंबी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगावाट प्रतिरोध है। 50 किलोमीटर लंबाई के लिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? तो 0.2 मेगा प्रतिरोध। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पश्चात आने वाली वोल्टता कमी दर्शाता है। वोल्टता पात कहलाती है। वोल्टता पात कहलाती है। किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। किसी विद्युत वितरण प्रणाली में किसी विद्युत वितरण उपकेंद्र को दो ओर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो रिंग प्रणाली क्या होगा? रिंग प्रणाली। यदि 4 ध्रुवीय इंडक्शन मोटर 1800 आरपीएम की चाल से चल रही है, तो मोटर की आवृत्ति क्या होगा? दोस्तों मोटर की आवृत्ति देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, NS बराबर 120 F बटा P। P पोलों की संख्या है, NS आरपीएम है, F आवृत्ति है। तो आपसे आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति से यहाँ से F का फॉर्मूला का मान निकाल लीजिएगा, तो 60 हर्टेज आएगा। P का मान 4 है, NS का मान 1800 है। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन से 60 हर्टेज आएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो कंसोलिड कंट्यूट वायरिंग सर, कंसोलिड कंट्यूट वायरिंग याद रखिएगा। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं दोस्त? तो कॉपर का। स्लिप रिंग किसके बने होते हैं? तो कॉपर का बना होता है।
त्रिकला चार तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम मित्र संयोजन उत्कृष्ट होता है? तो डेल्टा वाई। डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? तो खराद मशीन, मशीन टूल्स, कास्ट आयरन मशीन, इलेक्ट्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आघातों के बचाव के लिए। घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन आघातों से बचाव के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? ऑप्शन नंबर डी। एकल फेज डीसी ड्राइव में असतत आर्मेचर धारा का परिणाम क्या होता है दोस्तों? तो खराब गति नियमन। निम्न में कौन स्वचालित मोटर नहीं है? तो तुल्यकालिक मोटर जो है स्वचालित मोटर नहीं है। तुल्यकालिक मोटर एक स्वचालित मोटर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। एक करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में क्या होता है? तो दोस्तों एक करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में कुछ फेरे होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फेरे होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में कुछ फेरे होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर उच्च एसी धारा मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे लाइन के श्रेणी में संयोजित करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली को हमेशा लघुपतित किए रहते हैं। तीन फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पत्ती का प्रयोग किया जाता है? तो 2 वाट मीटर पद्धति। लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डॉट डॉट टाइप की रिले की प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों लघु संचरण लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए प्रतिघात टाइप के रिले को प्राथमिकता दी जाती है। याद रखिएगा प्रतिघात टाइप रिले की प्राथमिकता दी जाती है। डॉट डॉट और डॉट डॉट हानियों को सामूहिक रूप से अष्टरीय हानियों के रूप में जाना जाता है। तो क्या असर होता है? चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को सामूहिक रूप से अष्टरीय हानियों के रूप में जाना जाता है। अष्टरीय हानियों के रूप में किसे जाना जाता है? तो चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को। एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज भी आर्मेचर धारा आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है, उसका पार्श्व ईएमएफ क्या होगा दोस्तों? तो E बराबर V माइनस IR होता है सर। E बराबर V माइनस IR। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप क्या होता है? कितना लैंप होता है ल्यूमेन वाट में? तो 50 ल्यूमेन वाट में। उच्च दाब पर पारद लैंप 50 ल्यूमेन प्रति वाट देता है। पारद लैंप सड़क बत्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है। पारद लैंप का उपयोग सड़क बत्ती के रूप में किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों में प्रकाश के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पारद लैंप से निकलने वाले प्रकाश का रंग कुछ नीलापन होता है। 50 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा दोस्तों? तो 40%। इतना 40%। लघु रूप परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता सामान्यतः कितनी होती है? तो 2 केवी के नीचे होती है दोस्तों। 2 किलो एम्पियर के नीचे होती है, याद रखिएगा। एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और श्रेणी वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः
2 ओम और 0.1 ओम है, तो ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो ब्रश वोल्टेज अगर यहाँ पे ज्ञात किया जाएगा दोस्तों, तो 226 आएगा। कितना आएगा? 226। निम्न में किसका भूयोजन मतलब आर्थिंग की दृष्टि से महत्व है? तो मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। निम्न में किसका भूयोजन की दृष्टि से महत्व है? तो मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। किस मौसम में कोरोना ज्यादातर घटित होता है? तो उमस वाला मौसम में, उमस वाले मौसम में कोरोना ज्यादातर घटित होती है। कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक संचरण लाइन के चालक के बीच लाइन वोल्टता के बढ़ने से कोरोना बढ़ता है और वोल्टता के घटने से कोरोना घटता है। अर्थात कोरोना समानुपाती वोल्टता होता है। कोरोना समानुपाती वोल्टता होता है। संचरण लाइन के चालकों के बीच दूरी बढ़ाने से कोरोना कम हो जाता है। संचरण लाइन के चालकों के बीच दूरी बढ़ाने से कोरोना कम हो जाता है और दूरी कम करने से कोरोना बढ़ जाता है। अर्थात कोरोना समानुपाती 1/, चालकों के बीच की दूरी होती है। पतले चालक में कोरोना का मान अधिक तथा मोटे चालक में कोरोना का मान कम होता है। जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई को स्टेटर में दिया जा रहा है, तब क्या होगा दोस्तों? तब स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगा। स्लिप रिंग मोटर का रोटर प्रतिरोध जब खुला होगा तो वह खुला परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, जिसके कारण रोटर पर कभी भी घूर्णीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जिसके कारण मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। एक संवाहक 0.2 एम्पियर की धारा धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा दोस्तों देखिए, आप विद्युत धारा पढ़े होंगे, तो विद्युत धारा का सूत्र होता है एक, आप तो पढ़े होंगे कि आई बराबर विद्युत धारा बराबर, जो आप फार्मूला पढ़े हो, आवेश बटा समय होता है, तो आई बराबर क्यू बटा टी होता है। लेकिन एक क्यू बराबर भी एन ही होता है, क्यू बराबर एन ही होता है, या पढ़े होंगे। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्यू क्या है दोस्तों? तो क्यू आवेश है और ई क्या है सर? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आई बराबर दिया हुआ है इतना एम्पियर और ई बराबर दिया है इतना, टाइम दिया है 30 सेकेंड। कितना दिया है? और एक और होता है Q बराबर आई टी, पढ़े हैं ना? Q बराबर क्या होता है? आई टी। तो यहाँ से आपको हल करना होगा और निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको कूलाम निकालना होगा दोस्तों। क्या निकालना होगा? फिर से समझ लीजिएगा, आपको समझा देते हैं। आई बराबर इतना दिया हुआ है दोस्त, इलेक्ट्रॉन बराबर मतलब ई बराबर इतना दिया हुआ है और टी बराबर 30 सेकंड दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या कहना है? Q बराबर आई टी फॉर्मूला लगाइए। Q बराबर आई टी, Q का मान निकालिएगा तो 6 कूलम आएगा। उसके बाद N बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा E, मतलब आपको Q बराबर N होता है। Q बराबर N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पता है कि एक आवेश पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर -19 होता है, जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो गुना कीजिएगा तो एन के मान आएगा 3.75 गुने 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? तो ए। देखिए, अगर आप सुनिएगा और लिखिएगा तो भी हो जाएगा सर। उच्च दाब एम बी लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों वातावरण के दाब का 2.5 गुना होना चाहिए। उच्च दाब एमबी टाइप लैंप में पारा वाष्प दाब वायुमंडल से 5 से 10 गुना ऊंचे दाब पर कार्य करता है तथा उच्च दाब पर एम ए टाइप में पारा वाष्प दाब वातावरण से 2.5 गुना होता है। निम्न में किस मोटर का प्रयोग छत के पंखों में किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता है कि छत के पंखे में स्थायी कैपेसिटर वाले प्रयोग किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर वाला 4 समान 6 वोल्टेज लैंप जो
श्रृंखला में है और 24 वोल्ट डीसी से लगा है, यदि उनमें से एक लैंप में आंतरिक शॉर्ट सर्किट हो जाती है तब क्या होगा दोस्तों? तो कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा, कोई लैंप ग्लो नहीं करेगा। एक प्रत्यावर्तक में प्रति कला प्रेरित ईएमएफ का आरएमएस मान क्या होता है दोस्तों? तो इसका ईएमएफ का आरएमएस मान जो होता है ईपी बराबर 444 एफ फेज केडी केसी टी वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सार्वत्रिक मोटर का एक अनुप्रयोग नहीं है? तो वाटर पैंप। कौन? वाटर पैंप। सार्वत्रिक मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पे परिचालित होता है। सार्वत्रिक मोटर का मतलब कहा जाए तो यूनिवर्सल मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है? यूनिवर्सल मोटर। यह एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे परिचालित होता है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सचर में, मीन मशीन में, इलेक्ट्रिक सेवर मशीन में किया जाता है। सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डॉट डॉट प्रकाश ऊपर की ओर होता है, तो 90% ऊपर की ओर होती है। निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है दोस्तों? तो उच्च शुरुआती बलाघूर्ण और परिवर्तनीय गति। ऑप्शन नंबर ए। कुंडली के पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या का कितना गुना होता है दोस्तों? तो दुगुना होता है। सिरोपरी लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है दोस्तों? तो सिरोपरी लाइन में नंगे तार की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ लाइन में अनाधिकृत संयोजन लेने में कमी। तो क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से पावर प्लांट यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जैसे ईंधन का उपयोग करता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय अथवा परमाणु ईंधन में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है और हीट के रूप में प्राप्त उत्पन्न ऊर्जा को हीट एक्सचेंजर में स्टीम बनाने के लिए भी किया जाता है। जिस प्रकार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध किससे है? तो दोस्तों अधिवक्ता न्याय दिलाने में मदद करता है, उसी प्रकार मध्यस्थ जो है समझौते में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। दिए गए प्रश्न में उस संख्या का चुनिए जो तीसरा संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से और छठी संख्या पांचवी से संबंधित है। दोस्तों 12 को 72 लिखा है, 12 को, तो 18 को कैसे लिखेगा? दोस्तों देखिए 12 गुने 12 और 12 में 2 से भागा दे के ऐसे किया है, तो 12 छके 72। तो उसी प्रकार 18 गुने 18 और बट्टा 2 तो क्या 9, 18 9 62 से 162। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। कहता है सभी पॉलीमर प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक है। कोई रबर प्लास्टिक नहीं, रबर अलग हो गया नहीं है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ पॉलीमर रबर नहीं है, कुछ पॉलीमर रबर नहीं है, तो ये गलत है।
कुछ पॉलीमर रबर है, तो इससे कोई संबंध नहीं है, तो यह पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है, हाँ, तो कुछ प्लास्टिक पॉलीमर है, कोई पॉलीमर रबर नहीं है। ये भी कुछ पॉलीमर जो है रबर नहीं है, तो नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई रबर नहीं है। तो क्या है, 2 और 3 अनुसंधान करता है, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 54, 3 कथन दिए हैं, उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए कथन से निष्कर्ष का सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, कोई लड़का गायक नहीं है, गायक नहीं है, जी लिख देते हैं, सिंगर होना, सिंगर। कहता है संगीत गायक, सभी गायक सिंगर हैं, मतलब सभी गायक क्या है, संगीतकार हैं, सभी गायक संगीतकार हैं, और सभी संगीतकार अभिनेता हैं, क्या है, अभिनेता हैं। तो निष्कर्ष है सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते हैं, हाँ, तो ये बॉयज है, ये नहीं हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कथन निष्कर्ष एक सही है, सभी लड़के अभिनेता हैं, नहीं सर, बॉयज यहाँ है और अभिनेता यहाँ है, ये कथन बिल्कुल गलत है। कोई अभिनेता लड़का नहीं है, ये भी गलत है, ये भी है। तो सिर्फ केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, केवल निष्कर्ष 1, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए चित्र को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाएं की जरूरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। कितना होगा, 11। यदि G प्लस H का अर्थ है कि G H की बहन है, G H की बहन है, किसका है, H की बहन है। G माइनस H का अर्थ है G H की पुत्री है, H की पुत्री है, हो गया। G स्टार H का अर्थ है G H की पत्नी है। तो निम्नलिखित में P Q और P क्या दर्शाता है, Q और P का पिता क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P प्लस R माइनस एस स्टार Q। एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया, यही घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। जब इस घड़ी में अगले दिन दोपहर 1 बजे हो तो उसका ठीक समय क्या होगा दोस्तों, तो देखिए कितने 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे समय की 8 AM से 8 PM 24 घंटा और 1 PM की बात कहा गया है, तो क्या आएगा 5 29 घंटा हुआ। सही समय आपको 10 मिनट आगे चल रही है, तो यहाँ पे 29 घंटा हुआ, लेकिन 10 मिनट तेज हो जाती है, तो सही समय पूछ रहा है, तो 10 मिनट घटाइएगा, तो 29 में 10 घटाइएगा तो बचेगा 28 घंटे 50 मिनट, और 1 घंटे में क्या होगा, 2 मिनट अंतराल लगभग होगा, तो 28 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। किसी खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है, कुल प्रतियोगिताओं की संख्या कितना है, तो देखिए 84 प्लस 1 और माइनस 1 कर दीजिए, 8, 84 प्लस 8 माइनस 1, तो घटाइएगा तो कितना आएगा दोस्त, 91। कितना आएगा, 91, तो ऑप्शन नंबर बी कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। मीरा पॉइंट टी से शुरू करती है तथा सीधे चलती हुई पॉइंट यू की तरफ जाती है, जो कि 4 फुट दूर है। वही बाईं ओर मुड़ती है और डब्लू की ओर चलती है, जो कि 4 फुट दूर है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 फुट चलती है जहां पी है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 फुट चलती है जहां क्यू है, फिर बाईं ओर मुड़कर भी की तरह जाती है, जो कि 1 फुट दूर और 1
एक बार फिर से दाईं ओर मुड़कर ओ की ओर जाती है, जो कि 3 फुट दूर है। तो टी और ओ के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 8 फीट है। जब डायग्राम बनाइएगा तो 8 फीट आएगा राइट आंसर। यदि किसी कुटभाषा में सोन को इतना लिखा जाता है, डीप को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में पिकनिक को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, सबको कोडिंग किया गया है। जैसे डी का कोड 3, आई का कोड 5, सी का कोड 7। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है, तो पिकनिक का क्या होगा दोस्तों? तो पिकनिक के जब बैठाइएगा तो 65, 70, 57 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? आसमान पर चढ़ना। आसमान चढ़ने का मतलब अभिमान होना। आसमान पर चढ़ना मतलब अभिमान हो गया है। अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द में विलोम शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा पतझड़। बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो क्या होगा? पतझड़। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो तिरस्कार होता है। क्या होता है? तिरस्कार। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। इस वाक्य में त्रुटि को खोजिए। तो देखिए, असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, संभव हो जाती। संभव हो जाती। आगंतुक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? तो अतिथि होता है। क्या होता है? बहुत गर्मी है दोस्त। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे अज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अज्ञ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण के संबंध रखता है? तो रमेश अच्छा खेल रहा है। रमेश अच्छा खेल रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण के संबंध रखता है? तो रमेश अच्छा खेल रहा है। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है दोस्तों। निम्न में कौन सा सही लिखा हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे सजनता जो लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है? तो सजनता ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। रोचक का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो रोचक का विलोम नीरस होता है। क्या होता है? नीरस होता है। नीचे देखिए निर्देश है, निम्न प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पे पढ़ दीजिए। सांस्कृतिक गुलामी का सबसे भयानक रूप होता है, वह होता है जब कोई जाति अपनी भाषा को छोड़कर दूसरों को डॉट को अपना लेती है और उसी में तुलना को अपना परम डॉट मानने लगती है। यह डॉट की पराकाष्ठा है, क्योंकि जो जाति अपनी भाषा में नहीं सोचती, वो अपनी भाषा में अपना साहित्य नहीं लिखती, अपनी भाषा में अपना दैनिक कार्य डॉट नहीं करती, वो अपनी परंपरा के छूट जाती, अपने डॉट को खो बैठती है और उसके अभिमान का प्रचंड विनाश हो जाता है। गद्यांश रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पे सबसे होगा भाषा को भाषा अपना लेती है और उसी को तुतलाने को अपना परम भाषा मानने लगती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। यहाँ से इंग्लिश है, इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा? 71 का इंग्लिश का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 72 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मच लेट। 73 के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। और 74 क्या होगा दोस्तों? तो बी। 75 की क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंक था, जो जे एम किन्स द्वारा जनवरी 1921 को अस्तित्व में आया था।
यह औपनिवेशिक भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बैंक था। इसे राष्ट्रीयकरण किया गया और 1955 में इसे भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या उससे पहले समय से किया जाता है, जैसे कि वह आवश्यक समझता है इसे। किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था दोस्तों? तो 1985 में। किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था? तो 1985 में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम का खनन के लिए। यूरेनियम का खनन के लिए। जादूगोरा झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले का एक गांव है। यह 1967 में परिचालित भारत की पहले यूरेनियम खदान थी। भारत मुख्य रूप से किस देश को लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो जापान को। निम्नलिखित में कौन से ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नष्ट कर देती है? तो क्लोरोफ्लोरोफिरियन CCl3 एक फ्रियोन गैस है। निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक वृद्धि से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का संकेत मिलता है? तो लाइकेन का। किसका मिलता है? लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। यदि हवा सल्फर डाइऑक्साइड से बहुत बुरी तरह प्रदूषित है तो लाइकेन मौजूद नहीं हो सकता है, मतलब वायु प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं लाइकेन। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में किसे वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है? तो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारी को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है? तो 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो ALU। शब्द आवाज इमेसिस और ऐसे कार्य को अनुदित करता है जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। सीपीयू का कार्य क्या है दोस्तों? तो सीपीयू का कार्य इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालिक रूप से स्टोर करना, यह भी सही है, निर्देशों को पढ़ना, आदेश करना, ये सभी सीपीयू के कार्य हैं। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो प्रिंटर और मॉनिटर। प्रिंटर और मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस नहीं है। सॉरी भाई, यहाँ पे गलत हम पढ़ दिए हैं, फिर से हम कर देखिए। निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। प्रिंटर और मॉनिटर जो है ना आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। DOT डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण के किस्म है दोस्तों? तो प्रिंटर का है। किसका? प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उपकरण की किस्म है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा, तो वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में होगा। कहाँ होगा दोस्तों?
सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा सेकेंडरी या स्टोरेज डिवाइस में यथावत होगा। अरे यार क्या हो गया है दोस्त आज। क्वेश्चन नंबर 93, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है, जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है? तो एड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्रेस। निम्न में कौन सा स्टोरेज या का माध्यम नहीं है? स्टोरेज का माध्यम नहीं है तो कीबोर्ड। डिस्क को ट्रैकों और डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो फॉर्मेटिंग कहलाता है दोस्त। क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होता है? तो 500 एम। निम्न में कौन रैम नहीं है? निम्न में कौन रैम नहीं है? तो PRAM रैम नहीं है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को किस नाम से जाने जाते हैं? तो सर्किट बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। देखिए अगर कहीं त्रुटि हुआ तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन बोलने में थोड़ा सा त्रुटि होता है दोस्त, आप समझ सकते हैं।